हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लाए हैं मूल कर्तव्य, जो कि संविधान का भाग 4(1) के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको मूल कर्तव्य से जुड़े हुए सारे नोट्स, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे क्वेश्चंस कराएंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है कि जो भारत के अंदर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, बाद में जोड़े गए थे 42 संविधान संशोधन एक्ट 1976 के द्वारा। और ये किस समिति के आधार पर जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे सरदार सरवण सिंह समिति की समीक्षा के आधार पर। देखिए, इनकी अनुशंसाओं से ही संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। देखिए, मूल कर्तव्य जो है बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी से हमारा मतलब है कि मूल कर्तव्य को आप जो है किसी पर इम्पोज नहीं कर सकते, किसी को फोर्सफुली नहीं कर सकते। आर्टिकल 15(a) कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उससे अक्षुण्ण रखे। तीसरा प्रावधान क्या कहता है? तीसरा प्रावधान कहता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों के हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। ठीक है, सॉरी, ये 15 नहीं है, 45 है। उसके बाद है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करे। ये भी हमारे जो है मूल कर्तव्य में आता है। उसके बाद जो 5वां पॉइंट है, ये है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। मतलब कि भारत के सभी लोगों में समानता रहे, भ्रातृत्व की भावना रहे और धर्म, भाषा और प्रदेश वर्ग के आधार पर किसी से भेदभाव ना हो, और ऐसी प्रथाओं का भी त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। उसके बाद 6वां पॉइंट है कि हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसका परिरक्षण करें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, नदी, झील और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव भी रखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। उसके बाद 9वां पॉइंट है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। मतलब सार्वजनिक संपत्ति को, गवर्नमेंट चीज़ों को कभी भी नुकसान ना पहुंचाए। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। उसके बाद है 11वां है कि जो माता पिता या संरक्षण हो, वह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को यथास्थिति, जैसी उनकी स्थिति है, अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। ये 11वां इंपॉर्टेंट है कि 6 से 14 वर्षों के लिए अनिवार्य शिक्षा कर दी गई है, और या तो अपने बच्चे हो या फिर किसी को आप पाल रहे हो, उसको भी आपको शिक्षा दिलाने का पूरा अधिकार है। 11 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चे। तो देखिए, ये 11 हमारे मूल कर्तव्य थे, जो कि सरदार सरवण सिंह समिति की अनुशंसाओं पर बने थे 42वें संविधान संशोधन एक्ट 1976 के अंतर्गत। अब भाग 5 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हम अनुच्छेद 52 से 151 तक पढ़ेंगे। देखिए, इसमें भाग 5 में क्या है? भाग 5 में हमारी कार्यपालिका है, जिसमें कि हम 52 से 78 तक अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। उसके बाद विधायिका है, जिसमें कि हम 79 से 123 तक पढ़ेंगे। उसके बाद न्यायपालिका है, जिसमें कि हम 124 से 147 यानी कि 124 से 147 तक पढ़ेंगे। उसके बाद हम कैग के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, 148 से 151 तक। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कार्यपालिका। तो देखिए, कार्यपालिका का जो प्रधान पद होता है वो होता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, तो देखिए, कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कई बार पूछ लिया जाता है नॉर्मल एग्जाम्स में भी और बड़े एग्जाम्स में भी कि भाई किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होता है? तो अनुच्छेद 52 के तहत। अब अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, कि संघ की जितनी भी पावर्स होंगी वो सभी के सभी आपकी राष्ट्रपति के अंतर्गत होंगी। राष्ट्रपति ही उन पावर्स को इम्पोज करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, कि राष्ट्रपति को कौन से कार्य करने चाहिए, किस कार्य पर कब डिसीजन लेना है, इसके लिए भी एक मंत्री परिषद का गठन किया गया है। और वो मंत्री परिषद आपके अनुच्छेद
74 के अंतर्गत है, ये भी पूछा गया है। और राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। ठीक है। अब देखिए 54 के अंतर्गत है, अनुच्छेद 54 के अंदर रहता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो देखिए अनुच्छेद 54 के अंतर्गत जो पहला इसमें सब क्लॉज आता है वो है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, मतलब कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा ये वो बता रहा सीधा सीधा आपको होता है। तो उसमें लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे, और दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभा से निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेंगे। कौन से? दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभा से निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखना सिर्फ 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति है, वो है दिल्ली और पुडुचेरी। उसके बाद जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते वो हैं, एक तो वो लोग जो लोकसभा एवं राज्यसभा में मनोनीत सदस्य हैं। मनोनीत यानी कि जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा विवेकाधीन निर्णय से बनाए गए हैं, जिनके लिए कोई इलेक्शन नहीं हुआ है। 12 से 14 सीटें हैं। दूसरा है विधानसभा के मनोनीत सदस्य, कि वे जो विधानसभा में जो सदस्य हमारे मनोनीत होंगे वो सदस्य। तीसरा है हमारे विधान परिषद के सदस्य, और हमारे विधान परिषद के सदस्य जो है ये भाग नहीं लेंगे। कौन कौन नहीं लेगा? विधान परिषद के सदस्य, विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। मतलब ध्यान रखना जिस स्टेट में विधान परिषद है वहाँ के सदस्य भाग नहीं लेंगे। अनुच्छेद 55 बताता है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में। तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है बेटा वो होगी आपकी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एवं एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। तो ये किस प्रकार की होती है? देखिए ये होती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होती है। इस पद्धति में जीत के लिए आवश्यक है, तो आवश्यक क्या है? इसका जो रूल है वो है n/n+1+1। n/n+1/1। ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है डायरेक्ट आपसे, तो इसको याद रखना। देखिए n क्या है? n कुल मतों की संख्या है, मतलब आपके कुल वोट कितने हैं, और जो कुल सीटें हैं उसमें एक जोड़ दीजिए, और उसको डिवाइड करने के बाद एक फिर से जोड़ दीजिए, और जो आंसर आएगा उससे राष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए। तो देखिए राष्ट्रपति को जीत के लिए मिनिमम जो है 50% प्लस एक मत चाहिए, मतलब 50% तो होंगी, साथ में एक मत और एक्स्ट्रा चाहिए। इसके बाद है एमएलए के मत का जो मूल्य है। देखिए एमएलए के मत का मूल्य भी कई बार पूछ लिया जाता है, बड़े एग्जाम्स में, नॉर्मल एग्जाम्स में भी आ जाता है। तो एमएलए का मत का जो मूल्य है वो है कि जितनी राज्य की जनसंख्या है 1971 के अनुसार, अपॉन में कुल निर्वाचित एमएलए इंटू में 1/1000। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला है एमएलए के मत का मूल का। एमएलए के जो पावर है, यानी कि जो एमएलए की जो वोटिंग की पावर है वो डिसाइड करता है आपका ये फॉर्मूला। देखिए राजस्थान के एमएलए का मत का मूल्य 179 है, और मैक्सिमम वैल्यू है वो यूपी और के एमएलए की है जो कि 208 है। तो ध्यान रखना आपसे पूछ लिया जाता है कई बार, तो यूपी के एमएलए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 208। और जो सबसे मिनिमम वैल्यू रखता है एमएलए की वो रखता है सिक्किम, जिसकी कि सिर्फ 7 है। अब देखिए एमपी के मतों का मूल्य कैसे डिसाइड होता है? तो वो होता है कि सभी एमएलए के मतों का मूल्य अपॉन में कुल निर्वाचित एमपी, ठीक है, जो कि 708 आता है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इससे रिलेटेड, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम कर लेते हैं। तो देखिए वीवी गिरी चुनाव के समय दूसरे दौर की गणना करनी पड़ी थी। तो वीवी गिरी का जो चुनाव था वो दूसरे दौर की गणना के बाद राष्ट्रपति बने थे वीवी गिरी। ध्यान रखना वीवी गिरी ही पहले कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, निर्दलीय। ये किसी दल से नहीं थे, लेकिन और ये पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। उससे पहले प्रधानमंत्री भी कांग्रेस का और राष्ट्रपति भी कांग्रेस का ही होता था। अब देखिए इन्होंने किसको पराजित किया था? इन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को पराजित किया था दोबारा वोटिंग के जरिए। दोबारा वोटिंग मतलब कि ऐसा नहीं कि वोट दोबारा पड़ी थी, नहीं। इनमें देखिए फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस पूछी जाती है एमपी एमएलए के चुनाव में। तो फर्स्ट चॉइस में तो ये टाई हो गया था, लेकिन सेकंड चॉइस में जो है वीवी गिरी जीत जाते हैं। उसके बाद जो है नीलम संजीव रेड्डी के नाम एक और रिकॉर्ड है। जो नीलम संजीव रेड्डी हैं ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध से चुने हुए थे, मतलब इनके सामने कोई राष्ट्रपति खड़ा ही नहीं हुआ। अब बात करते हैं अनुच्छेद 56 की। अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कब होगा? देखिए शपथ ग्रहण करने के बाद 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का वैसे काल होता है, लेकिन चाहे तो महाभियोग द्वारा बीच में भी इनको हटाया जा सकता है,
और दूसरा तरीका यह है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं। राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देना चाहता है तो वो उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देना चाहता है तो वो राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 57 की बात करते हैं, पुनर्निर्वाचन, मतलब कि भारत का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन की जो है प्रक्रिया रखता है, मतलब योग्यता रखता है पुनर्निर्वाचित होने की, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में अगर एक बार दो बार अगर आप प्रेसिडेंट बन जाते हो तो उसके बाद आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, जैसे कि बराक ओबामा जी के साथ हुआ था। अब अनुच्छेद 58 की बात करें तो इसके अंतर्गत आती हैं योग्यताएं। अब देखिए योग्यताएं क्या हैं। तो राष्ट्रपति बनने के लिए पहली योग्यता ये है, सबसे पहली, कि वो भारत का सिविलियन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी उसकी योग्यता ये है कि वो 35 वर्ष की आयु, 35 ईयर्स की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा ये